अच्छा, लास्ट टाइम ये हमने एक कुछ एग्जांपल्स किए हैं। तो आज हम देखते हैं कि परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन। तो उसको आप एक टॉपिक देते हैं, काउंटिंग रूल्स। काउंटिंग रूल्स जो हैं वो बेसिकली तीन हैं। एक हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल में in a sequence of n events in which the first one has k1 possibilities and second event has k2 and third has k3 and so forth, the total number of possibilities of the sequence will be k1 multiplied by k2 multiplied by and so on multiplied by kn। देखिए, हमारे पास अगर k इवेंट्स हैं और एक इवेंट उसकी पॉसिबिलिटीज हैं k1, सेकंड की है यानी n हमारे पास इवेंट्स हैं और हर एक की पॉसिबिलिटीज जैसे पहले की k1 है, सेकंड की सेकंड इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटीज k2 हैं और इस तरह से लास्ट जो है nth इवेंट उसके पॉसिबिलिटीज है kn। the total number of possibilities of the sequence will be, so अगर ये तमाम के तमाम एक साथ अकर करेंगे और उनके टोटल पॉसिबिलिटीज का ये फॉर्मूला है, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने पिछले सैंपल स्पेस में भी देखा था कि अगर एक दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमने कहा था कि एक की दो फेसेस हैं, यानी एक जो आपका कॉइन है वो दो पॉसिबिलिटीज हैं उसके अकर होने की। इस तरह सेकेंड कॉइन के भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। बेसिकली इस रूल को अप्लाई कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसे ही जब हमने दो डाइस रोल किए थे तो फर्स्ट डाई के अकर होने की पॉसिबिलिटीज थी 6। इस तरह सेकेंड डाई के अकरेंस की पॉसिबिलिटी है 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 बनता था। अब जैसे यहाँ भी एक एग्जांपल है, कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड। ये भी हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम पढ़ी थी। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक कॉइन है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं और एक डाई है तो उसकी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो साइमल्टेनियस टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं 12, 2 multiplied by 6. Since the coin can land either heads up or tails up, and since the die can land with any one of 6 numbers showing face up, there are 12 possibilities. Second example में आप देखें, a paint manufacturer wishes to manufacture several different paints. The categories include, उसमें एक पेंट करना है तो पेंट का पहला होता है कि चूज करना होता है अपने कलर। उसमें रेड, ब्लू, वाइट ये गिवन है आपको। तो ये हैं काउंट करने, ये 7 है। 7 कलर्स में से चॉइस ली जा सकती है और टाइप एक लेटेक्स है, एक ऑयल है। और ऐसे एक टेक्सचर में फ्लैट टेक्सचर होता है, सेमी ग्लॉस एंड हाई ग्लॉस, ये 3 टाइप्स हैं। इस तरह यूज में आउटडोर और इंडोर। ठीक है, क्या आपने आउटडोर पेंट करवाना है या इंडोर पेंट करवाना है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब हाउ मेनी different kinds of paint can be made if you can select one color, one type, one texture and one use. So solution इसका क्या बनेगा, वही कि मल्टीप्लिकेशन रूल में पहले की 7 पॉसिबिलिटीज हैं, इसकी 7 है पॉसिबिलिटीज। देखें यहाँ इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं और ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये 3 हैं। 3 पॉसिबिलिटीज हैं और ऐसे ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यूं आपके पास आ जाता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 84 है।
So you can choose one color, one type, texture, and one hue. Since there are 7 color choices, 2 type choices, 3 texture choices, and 2 use choices, the total number of possible different paints is 7 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2 equals to 84. सो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करके हम इनको काउंट कर सकते हैं. ऐसे एक और एग्जांपल देखें. हाउ मेनी डिफरेंट 7 प्लेस लाइसेंस plates are possible if the first 3 places are to be occupied by letters and the final 4 by numbers. 7 नंबर की एक प्लेट बनानी है और उसमें पहले जो लेटर्स हैं वो 3 प्लेसेस जो हैं वो लेटर्स के साथ फिल करना है और जो बाकी 4 प्लेसेस हैं उनको नंबर्स के साथ, जैसे नंबर में 0 1 2 3 4 अप टू 9 नंबर्स में. अब लेटर्स टोटल कितने होते हैं? टोटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स हैं 26 होते हैं. इस तरह जो आपके डिजिट्स हैं, डिजिट्स में वो 0 to 9 जब लेते हैं तो वो टोटल बन जाते हैं 10. इससे 10 हो जाता है. तो देखिए पहला जो प्लेस फिल होनी है लेटर के साथ होनी है, उसमें A to Z कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है. तो ये 26 पॉसिबिलिटीज होती है, यानी पहली प्लेस 26 पॉसिबिलिटीज अटेन कर रही है. 26 तरह से ये फिल हो सकती है. अगली प्लेस भी 26 तरह से प्लेस हो सकती है, ऐसे ही थर्ड भी. और ये जो नंबर वाले हैं 4 प्लेसेस हैं वो 10 10 10 10 इस तरह से. और ये टोटल ओवरऑल जब मल्टीप्लाई होता है तो इतने नंबर ऑफ प्लेट्स जनरेट हो सकती हैं. ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल हमने अप्लाई किया. एक और एग्जांपल देखिए. द मैनेजर हैज अ डिपार्टमेंट स्टोर चेन विशेस टू मेक 4 डिजिट identification cards for her employees. How many different cards can be made if she uses the digits 1 to 6 and repetitions are permitted? Repetitions वो कहता है कि आप ले सकते हो. अब कितने कार्ड्स बन सकते हैं उसने ये 4 डिजिट का एक कार्ड जनरेट करना है. ठीक है, 4 डिजिट का कार्ड है तो वो कितने कार्ड्स बन सकते हैं. वही कि पहली प्लेस के लिए 6 डिजिट्स हैं, 6 प्लेसेस. अब उसने कहा है कि ये रेपिटेशंस अलाउड है. तो अगर फर्ज करें 1 1 1 4 दफ़ा 1 1 1 लिखते हैं तो एक कार्ड जनरेट हो जाता है. अगर हम लिखते हैं 1 1 1 2 ये भी एक कार्ड जनरेट हो जाता है. तो रेपिटेशंस अलाउड है. तो यूँ आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर देते हैं. तो पहली पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय 6 लेटर्स, सेकंड आल्सो बाय 6, थर्ड आल्सो बाय 6 एंड फोर्थ आल्सो बाय 6. सो 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स 6 raised by 4 is 1296. इतने आइडेंटिफिकेशन कार्ड जनरेट हो सकते हैं. परमुटेशन समझिएगा. वो पहला रूल था मल्टीप्लिकेशन रूल. परमुटेशन 3 टाइप्स आप लोग देखते हो. परमुटेशन ऑफ सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन सर्टेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी n परमुटेशंस आपको जनरेट करनी है. तो परमुटेशंस बेसिकली अरेंजमेंट्स होता है. अरेंजमेंट अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर दूं कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स is called permutation. परमुटेशन क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ अच्छा इसका यूँ फार्मूला होता है. अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे समझ लें.
यानी उसमें कोई रेपिटेशन नहीं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल n आप असेंडिंग ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं अप टू 1, n फैक्टोरियल। आप इसमें देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन में आप इस तरह से गौर कीजिएगा एक्सप्लेनेशन में कि हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स कितनी यानी परमुटेशंस हो सकती हैं, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स भी कहा जाता है। और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसको परमुटेशंस कहते हैं। परमुटेशंस क्या होती है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स होती है। सो यहाँ क्वेश्चन है या एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ए बी सी आर पॉसिबल। 3 लेटर्स हैं आपके पास और उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स कितनी तरह से पॉसिबल। ये देखिए आपके पास ए बी सी है, फिर आप ए सी बी लिख सकते हो, फिर आप बी ए सी लिख सकते हो, फिर आप बी सी ए लिख सकते हो। ठीक है, अरेंजमेंट्स हैं। सी ए बी लिख सकते हैं, ऐसे ही सी बी ए। तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। बाय डायरेक्ट इन्यूमरेशन वी सी दैट देयर आर 6, नेमली ये आपके 6 जो मैंने अभी लिखी हैं 6 हैं। ईच अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन, इसको परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, ईच अरेंजमेंट ऑफ ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उसको परमुटेशन कहा जाता है। मुख्तसर आप इसे समझ लें कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को ही परमुटेशन कहा जाता है। राइट, सो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 के ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स की गई तो वो नंबर ऑफ परमुटेशंस बन गई और नंबर ऑफ परमुटेशंस यहाँ 6 हैं। अगर इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से देखें तो देखें फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड, पोजीशन अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय द 3 लेटर्स, तो 3 आ गए यहाँ। और सेकंड पोजीशन अगर एक पोजीशन फिल हो जाती है तो बाकी जो नेक्स्ट पोजीशन है उसके लिए कितने लेटर्स रिमेनिंग होंगे, वो 2 होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। ऐसे ही फिर लास्ट पोजीशन अगर दो पोजीशन फिल हो जाती हैं 2 लेटर्स के साथ तो फिर 1 लेटर हमारे पास रिमेनिंग होगा। तो इस तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 multiplied by 1 equals to 6. So 6 permutations can be made by the 3 letters A, B, C. This result could also have been obtained from the basic principle of multiplication rule. Since the first object in the permutation can be any of the 3, पहला जो पोजीशन है वो कोई से 3 लेटर में से कोई भी आ सकता है, और एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट इन द परमुटेशन कैन देन बी चूजन फ्रॉम एनी ऑफ द रिमेनिंग 2 एंड द थर्ड ऑब्जेक्ट इन द परमुटेशन is then the remaining 1. Thus there are 3 multiplied by 2 multiplied by 1 equals to 6. 6 possible permutations. Suppose now we have n objects. अब इसी को अगर जनरलाइज कर दिया जाए, ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, गौर करें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स टोटल थे 3 थे। तो टोटल पॉसिबल जो आपकी परमुटेशंस थी, परमुटेशंस वो ये बनी है, वो 6 बन गई थी, यानी यूं वो आपके पास है 6। अब देखिए अगर आप सिचुएशन इस तरह से है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज नाउ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, reasoning similar to that we have just used for the 3 letters, then show that there are, अब अगर हम ये हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो पहली जो पोजीशन है n टाइप n पॉसिबिलिटीज हैं, पहली पोजीशंस को आप फिल करें।
उसकी पॉसिबिलिटीज बन जाती है n। सेकंड की बन जाती है, सेकंड की है n-1, इस तरह से थर्ड की n-2 एंड सो ऑन 3 to 1। और ये देखें तो ये एक आपका n फैक्टोरियल बन जाता है। सो यहाँ परमुटेशंस में अगर आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर हों आपके पास n, अगर n हो, ठीक है, तो आप टोटल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं, परमुटेशंस हैं, वो बनती हैं इतनी, टोटल पॉसिबल परमुटेशंस वो बन जाती हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वो बन जाती हैं n फैक्टोरियल। इनके एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ बेसबॉल टीम कंसिस्टिंग ऑफ 9 प्लेयर्स। 9 प्लेयर्स हैं और उसमें जो बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकते हैं, पहला जो प्लेयर है वो पोजीशन ले सकता है, यानी पहली जो पोजीशन है वो कैन बी फिल्ड बाय द 9 प्लेयर्स, सेकंड बाय 8 प्लेयर्स, बाय इस तरह से चलते चलते ये 9 फैक्टोरियल बन जाता है। और 9 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करते हो तो वो ये आंसर आता है। मिस जॉन्स हैज ए 10 बुक्स, ये जरा अच्छी तरह समझिएगा। अच्छा 10 बुक्स हैं, she is going to put on her bookshelf, of these 4 are mathematics, ये कॉम्बिनेशन है। 4 क्या है, वो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, 3 आर केमिस्ट्री बुक्स हैं, 3 केमिस्ट्री बुक्स हैं, 2 आर हिस्ट्री बुक्स एंड 1 इज अ लैंग्वेज बुक। इस तरह से कॉम्बिनेशन है, ये बुक्स शेल्फ में अरेंज करनी है। Miss Jones wants to arrange her books so that all the books dealing with the same subject, एक तो सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। जब देखें सेम सब्जेक्ट है तो ये 4 बुक्स कितनी तरह से अरेंज हो सकती हैं, वो 4 फैक्टोरियल अरेंज हो सकती हैं। ये 4 बुक्स आपके पास हो तो आप चारों बुक्स को इधर उधर उनको ऑर्डर कितनी तरह से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। और ऐसे ये जो है बुक्स हैं केमिस्ट्री की, वो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। ऐसे इसकी हिस्ट्री की और आपके पास है लैंग्वेज की, ठीक है, फैक्टोरियल। और अगर आपको इकट्ठा देखना है तमाम बुक्स को एक शेल्फ में एक लाइन की फॉर्म में अगर इनको अरेंज करना है तमाम बुक्स को, तो वही आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर देंगे, यानी 4 फैक्टोरियल into 3 factorial into 2 factorial into 1 factorial. Miss Jones wants to arrange her books so that all books dealing with the same subject are together on the shelf. How many different arrangements are possible? So इतनी possibilities बनती हैं। अब देखें ये एक अलग यूनिट बन जाता है। अगर मैं इसको ये देखोगे विद इन द ये जो बुक्स हैं ये आपके पास समझ लें कि एक सब्जेक्ट की बुक्स हैं, इस तरह इस सेकंड सब्जेक्ट की बुक्स हैं, ठीक है, ये अगले सब्जेक्ट की बुक्स हैं, इस तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी ये है। और ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसकी एक बुक है, उसकी ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये 4 समझ लें कि 4 फर्दर यूनिट्स हैं, इनको भी आपस में अरेंज किया जा सकता है। इनको भी जैसे अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं तो ये बुक्स कंडीशन सिर्फ ये लगाई है कि सेम सब्जेक्ट की बुक एक साथ होनी चाहिए। और आप देखें ये वाली जो बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, इसको आप शेल्फ के अंदर सेकंड प्लेस पे भी रख सकते हैं, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट की बजाय आप किसी जहां आपकी केमिस्ट्री की बुक्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, इस तरह लैंग्वेज की हिस्ट्री से इंटरचेंज हो सकती हैं। सो ये जो 4 यूनिट्स बन रहे हैं
सब्जेक्ट वाइज इनको भी आपस में शफल किया जा सकता है, इनकी भी आपस में अरेंजमेंट्स हैं। तो ये टोटल क्योंकि 4 यूनिट्स हैं, अब ये 4 फैक्टोरियल आ जाता है, तो इसलिए आप इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई फर्दर कर दिया जाएगा। यानी ये तो वो था जो सब्जेक्ट विद इन द सब्जेक्ट अरेंजमेंट्स हैं, और ये बिटवीन सब्जेक्ट अरेंजमेंट्स ये 4 फैक्टोरियल इसलिए यहाँ आ रहा है। अब गौर से पढ़िएगा, देयर आर अरेंजमेंट्स यानी 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स such that mathematics books are first in line, right? Then the chemistry books, then the history books, and then the language book. Similarly, for each possible ordering of the suitable, similarly for each possible ordering of the subjects, there are 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial possible arrangements. Hence, as there are 4 factorial possible orderings of the subjects, the desired answer is this 6912. यानी ये जो 4 फैक्टोरियल क्यों आया है, साथ मजीद कैसे आ गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये बिटवीन द सब्जेक्ट्स अरेंजमेंट्स है, इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको। परमुटेशन में आपने ऑल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिए और उन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने फर्दर उनको यूनिट्स बनाकर अरेंज किया है इस एग्जांपल में। बेटा बताइएगा कि बात समझ आ रही है आपको, कंसेप्ट समझ आ रही है? चल शाबाश। एक और बात समझिएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते बल्कि इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। उसमें रेपिटेशन आ जाती है, लेटर्स की रेपिटेशन आ जाती है। Permutations of set of n objects when certain of the objects are indistinguishable from each other, यानी रेपिटेशन हो तो फिर फॉर्मूला ये है। फिर n फैक्टोरियल नहीं है, जहाँ जहाँ रेपिटेशन आ रही है एक जैसे हैं लेटर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे हैं, वो डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल होगा। जैसे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, and so on, nk फैक्टोरियल। n1 are alike, n2 are alike, and up to nk are alike. Example: how many different letter arrangements can be formed from the letters? Paper. ये अब p कितने टाइम्स हैं ये गौर करना होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें कि टोटल पीस कितने हैं, नंबर ऑफ पीस हैं 3, ठीक है, और ई टोटल कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ ईज कितने हैं, ई आपके पास है 2। तो इसलिए वो n था, n इक्वल्स टू 6, ठीक है, n इक्वल्स टू 6। सो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ऐसे लिखेंगे आप, यानी आप इसको, क्योंकि हमारे पास जो रेपिटेशन है वो 2 ऑब्जेक्ट्स की है इसलिए मैंने यहाँ तक लिखा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो n आपके पास आ जाता है n इक्वल्स टू 6, यहाँ आप 6 टाइप कर देते हो, और p कितने टाइम रिपीट हो रहा है, वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, 3 टाइम, ठीक है। और ये जो था आपके पास e वो 2 टाइम है। सो ओवरऑल आंसर आपके पास इस सेंस में आ जाता है ये 60, ठीक है। जब आप सॉल्व करते हो तो आंसर 60 है। सो 60 पॉसिबल लेटर अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स पेपर, इतनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, अ चेस टूर्नामेंट हैज 10 कॉम्पिटिटर्स, 10 कॉम्पिटिटर्स हैं एक टूर्नामेंट में, ऑफ विच आर 4 आर रशियन, एक कंट्री के हैं। इस तरह 3 आर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, 2 आर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन and 1 is from Brazil. If the tournament result lists just the nationalities of the players in the order in which they placed, how many outcomes are possible?
वही कि उन्होंने कहा कि आप इनके अरेंजमेंट्स आपने अरेंज करना है इनको, तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, तो वही फार्मूला आप अप्लाई कर दें, n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल। जैसे रशियन टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल, ये लाइक्स हो गया ना प्लेयर। इस तरह 3 फैक्टोरियल जो था ब्रिटेन में, ब्रिटिश में के प्लेयर हैं 2, और ब्राज़ील 1, उससे आप उतने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 9 फ्लैग्स, 9 टोटल फ्लैग्स हैं इन अ लाइन, एक लाइन में 9 फ्लैग्स के साथ कितने सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं, कैन बी मेड फ्रॉम सेट ऑफ 4 वाइट, यानी एक जैसे कितने हैं 4, वो वाइट हैं, 3 रेड, 2 blue flags if all flags of the same color are identical। सो वही सेम टोटल 9 है, और वाइट है 4, रेड है 3, ब्लू है 2, तो उतने फॉर्मूला अप्लाई करके इतने सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं, यानी 1260। अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन एक और तरह से अगर हम इसी परमुटेशन को देखें, वो ये है कि अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर यूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एन टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों और r अरेंजमेंट्स अगर उसकी की जानी है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और आपको r ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स करनी है, तो उसके लिए लिखते हैं npr, और npr वही आप मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक आप लिखते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r माइनस 1। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पूछी गई हैं, तो सॉल्व करें, जिसमें आप फैक्टोरियल और परमुटेशंस को सॉल्व करेंगे इस रूल के मुताबिक। 8 फैक्टोरियल, नो डाउट आप समझते हैं, 8 को मल्टीप्लाई अप टू 1 तक करते हैं तो ये आंसर आ जाता है, 10 फैक्टोरियल लेते हैं तो ये आता है। 0 फैक्टोरियल को समझिएगा, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आता है, क्यों आता है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। 0 फैक्टोरियल आप गौर करें कि 5 फैक्टोरियल है, जैसे 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अप टू 4 आप इसको फैक्टोरियल दे सकते हो, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर लेते हैं, तो आप इसका मतलब है कि इसी तरह से अगर मैं n के साथ इसको इम्प्लाइज करता हूँ, दिस इम्प्लाइज n फैक्टोरियल, दिस कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप लेफ्ट हैंड साइड जो इसको इंटरचेंज कर लें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में इंटरचेंज कर दिया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट कर दूँ, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, तो ये 1 आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल यू नो इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये 1 के इक्वल आ जाता है। और यहाँ आप देखें 1 इंटू ये जो विद इन द ब्रैकेट है, ये 0 फैक्टोरियल है, और आप समझते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए होता है। सो एज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो आप 1 को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, लेफ्ट साइड पर 0 फैक्टोरियल, राइट साइड पर क्या है 1, हैंस 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ऐसे ये साबित हो जाता है कि सिंपली 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। इसको याद भी रखिएगा, और आप कैलकुलेटर से भी चेक कीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल क्या आंसर देता है, वो 1 होगा। अब उसी रूल को 7p परमुटेशंस हमने फाइंड करनी है, 7p5, तो 7 को आपने असेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये 5 पोजीशंस होंगी, 7 6 5 4 3, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो ऐसे 12p4 5p3
5p5 पे देखें तो ये 5 पोजीशंस होंगी इसकी, तो वो 5 फैक्टोरियल। अब इसी को अगर हम एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लें, इसको जनरलाइज करें, ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल, एन पी आर इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन अप टू आर्थ नंबर तक आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एन माइनस आर माइनस वन। इसी को अगर एक्सटेंड करूं, ये हमारे पास बाय डेफिनेशन था, और इसी को एक फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे जो नेक्स्ट टर्म आती है एन माइनस आर होगी, और उससे नेक्स्ट क्या आनी है एन माइनस आर प्लस वन। अब गौर करें कि एन में से आर माइनस वन जब माइनस होता है तो एक नंबर जनरेट होता है, और अगर मैं एक नंबर बढ़ा दूं आर माइनस वन की जगह आर कर दूं, ये नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से एन माइनस आर प्लस वन और मजीद एक नंबर कम हो जाएगा। एक एक जो नंबर है एक एक इंक्रीमेंट के साथ, वो एक एक नंबर के साथ डिक्रीज हो जाएगा। आप इसको 3 to 1 तक ले जाएं, ठीक है। ये वाला सारा फैक्टर हमने खुद से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब वो जो न्यूमरेटर में है उन सबको मिला लें साथ, जब ये सारा साथ मिल गया, इस पे गौर करें तो ये क्या है, ये n फैक्टोरियल है, ठीक है, उसको n फैक्टोरियल लिखा। और डिवाइजर में आप गौर करें n माइनस आर से लेकर 3 to 1, ये है n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी जो टर्म जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है 3 to 1 तक अगर मल्टीप्लाई कर दें एक एक नंबर के डिक्रीज के साथ जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो वो फैक्टोरियल होता है। सो n माइनस आर फैक्टोरियल होगा। हैंस आपका फॉर्मूला बन गया एन पी आर इक्वल्स टू, ये याद रखिएगा, एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब मैं कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले के मुताबिक भी सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे 5p3 है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। आप गौर करें ये जो नीचे डिवाइजर में आ रहा होता है वो कैंसिल हो जाता है, जैसे ये देखें ये 2 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल ऊपर वाले से वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो वही आंसर आता है जो हम पीछे लिखा हुआ है हमने मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ देखें 5p0 है, 5p0 को भी आप फॉर्मूले से ओपन करते हो तो ये 1 के इक्वल है। 5p5 अगर देखते हो तो ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल है, यानी n फैक्टोरियल होता है और np0 1 के इक्वल होता है। ये भी आपको इससे पता चला, रूल बन गया आपका। np0 अगर कहीं भी आ जाए np0 तो उसको 1 लिखेंगे आप, और npn वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। सो ये था आपका परमुटेशन, और ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक आप रखेंगे। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछें। परमुटेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल, फॉर्मूला ड्राइव किया, 0 फैक्टोरियल देखा कैसे 1 के इक्वल होता है, और कुछ हमने देखें कि अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हों तो परमुटेशंस कितनी बनती हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कितनी परमुटेशंस होती हैं अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाए, आर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाए। तो यूँ हमने आज देखा कि परमुटेशंस, बेसिकली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन कहा जाता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट योर क्वेश्चंस। जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी सर, आ रही है आवाज।